A very good morning to all my dear students। जैसा कि आपको विदित है, हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं क्लास 10th में हिस्ट्री का 5th चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। जैसा कि आपके समक्ष जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, उसमें आप लोग देख रहे हो कि प्राचीन समय में जिस प्रकार से हमारे लोग या जो पूरी विश्व के अंदर जिस प्रकार से जहाँ पर ये शुरुआत हुई थी, इन्वेंशन इनका हुआ था, किस प्रकार से ये लोग इनको प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि आज का जो आधुनिक वर्ल्ड है उसके अंदर किस प्रकार से हम रेलवे स्टेशन है, बस डिपो है, हम जहाँ भी हमारी स्कूल्स है, लाइब्रेरी है, कॉलेजेस है, वहाँ पर किस प्रकार से आधुनिक तकनीक के साथ हम इस प्रिंट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये आपके समक्ष है, आप देख रहे हो स्क्रीन के अंदर। आप सिनेमा लिखा हुआ है, मीडिया है, एक महिला ये फोटो इसमें अखबार पढ़ रही है, टेप के माध्यम से इसको देखा जा रहा है। सुबह सुबह चाय के साथ भी इसका आनंद लिया जा रहा है, पढ़ाई का, प्रिंट का। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये आपका शुरुआती पेज है आपके इस चैप्टर का। इसके अंदर आप देखिए अखलाक आई नसीरी 1595 की बात है, रॉयल वर्कशॉप। यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से राज सिंहासन, जब साम्राज्य का समय काल था, वो चाहे मुगल हो चाहे हिंदू वाले जो राजा महाराजाओं जो भी हो, किस प्रकार से लेख का इस्तेमाल किया जाता था। कलम के साथ में कलम दवात है, उनके माध्यम से इनको लिखा जाता था, इनकी पेंटिंग की जाती थी, इसमें कलरिंग भी की जाती थी। आप देखिए किस प्रकार से कुछ कारीगर लोग इसमें कलरिंग भी कर रहे हैं, कुछ इसमें लिख भी रहे हैं और कुछ इसको गहरा भी कर रहे हैं। ये आपके समक्ष है, ये आपके चैप्टर का फर्स्ट पेज है। अब आप देखिए, हम अभी भी प्राचीन समय में चल रहे हैं। AD 594 की बात है। और जैसा कि आपको विदित है कि चाइना से ये प्रिंट वाला सिस्टम शुरू हुआ था। तो यहाँ ऊपर देखिए एक चाइना का व्यक्ति है, किस प्रकार से इसको लकड़ी की वुडन ब्लॉक के जो बने हुए थे उसके ऊपर कागज को रखकर इसको प्रिंट करने का प्रयास कर रहा है। पहले इसमें कलरिंग की जाती थी ब्रश के माध्यम से, फिर इसको ऊपर ये जो कागज है उसको प्रेस करके इसको छाप दिया जाता था, किताबें जो भी है। 16वीं शताब्दी में देखिए 16th सेंचुरी में चाइना का ये उल्लेख किया गया है। चाइना में इंपीरियल साम्राज्य जो था वहाँ पे, तो वो पहले व्यक्ति थे, दुनिया के पहले वो समूह था, पहला समूह था उनका, जो कि सिविल सर्विसेज की एग्जाम के लिए प्रिंट पेपर का इस्तेमाल करते थे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ये आपके इस प्रिंट में बताया हुआ है। यहाँ देखिए आप, वही चाइना वाला सीन है। लोग पेपर अखबार पढ़ रहे हैं, नोवेल पढ़ रहे हैं, महिलाएं लिख रही है अपनी अपनी कथाओं को। जिस प्रकार से बड़े रॉयल परिवार की जो महिलाएं हैं, उनकी वाइफ है, वो सब इनको लिख रही है, पढ़ रही है, अपने विचार एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। आगे देखिए, लेट 19th सेंचुरी वेस्टर्न मैकेनिकल प्रिंटिंग। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही वुडन ब्लॉक वाला सिस्टम मार्को पोलो के माध्यम से जब यूरोप में गया, तो किस प्रकार से इसमें सुधार हुआ, टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ, और इन्होंने एक प्रकार से प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए, जो कि आगे हम आपको बताएंगे, जोहानन गुटेनबर्ग के माध्यम से इसका विस्तार हुआ और ये हम इसमें आगे बढ़े। अब आगे देखिए आप, ये डायमंड सूत्र 868, ये सबसे पहली पुस्तक है, बुक है जापान में, जिसका उल्लेख किया गया है। और मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट के तहत ये 10th क्लास में 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इसी प्रकार से ये जानकारी भी आपके लिए बहुत मायने रखती है। डायमंड सूत्र है, वो जो पहली बुक है, वो 868 AD में इसको लिपिबद्ध किया गया था। अब देखिए आप, ये एक पेंटिंग का सीन आपके सामने दिया गया है, कैसे वाटर पेंटिंग का भी इस्तेमाल किया गया था। यूकियो के माध्यम से जो प्रिंटिंग जो का इस्तेमाल किया गया था। ईडो, पहले जापान की जो राजधानी है टोक्यो, उसको ईडो बोला जाता था। और किटागावा उटामारो है, उन्होंने एक प्रकार से इस प्रकार से वाटर के नीचे किसी बकेट में पानी भर के उसके नीचे वो पेंटिंग बना करके, और पानी के माध्यम से वो पेंटिंग ऐसे दिखाई दे रही है, उसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था।
और यूक्यू इन ये पेंटिंग का नाम है, मतलब इस शैली को यूक्यू बोला गया। और किटागावा उटामारो है, ये पहले व्यक्ति थे। और ये एक चित्रण आपके सामने इसका दिखाया गया है। ये देखिए भाई, ये कोरिया के अंदर ये जानकारी है। इस प्रकार से लकड़ी पर बने हुए ये वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का जो हिस्सा है उसमें किस प्रकार से प्रिंट करके इनको अभी भी लिपिबद्ध वहाँ पर ये रखे हुए हैं। और यूनेस्को के द्वारा इसको एक यादगार या स्मारक के तौर पर इसको माना गया है। यही जानकारी आपके समक्ष दी गई है। देखिए भैया, यहाँ पर भी ये लोग हैं। अब देखो, समय के अनुसार धीरे धीरे जो शैली बदल रही है, पेंटिंग बदल रही है, तो आपके सामने आपको ये दिख रहा है। कोरिया के लोग हैं, जापान के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, किस प्रकार से इस पेंटिंग में प्रिंटिंग में बदलाव कर रहे हैं, नई नई प्रकार की शैली के चित्र बनाते जा रहे हैं। पीछे ढेर लगा हुआ है इन पेंटिंग का और आगे ये बना रहे हैं। साइड में आपको दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए, ये मॉर्निंग सीन है, ये दिखाया गया है किस प्रकार से इन लोगों ने यूक्यू की प्रिंटिंग का एक प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। ये मॉर्निंग सीन है, लोग बाहर किस प्रकार से सफाई कर रहे हैं, लोग यहाँ से नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी रोज़मर्रा के कार्य कर रहे हैं। और वहाँ पर आप उस घर के अंदर आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ चाय वाय की इस्तेमाल की गई है। ये देखिए आप, यही वही अंदर वो कमरे वाला सीन है। सुबह सुबह महिलाएं चाय इनको बना रही है, अपने हस्बैंड जो भी घर के मालिक है उनको चाय पिला रही है। ये सारा सीन ऊकी ऊकी इस शैली का ये आपको दिखाया गया है। इस प्रकार से पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया। अब ये देखिए आप, सिल्क स्पाइसेस पेपर फ्रॉम चाइना। चाइना से जो पेपर था, कागज़ था, प्रिंट था, ये वहाँ यूरोप में गया। 11वीं सेंचुरी में मार्को पोलो के माध्यम से 1295 में वहाँ इटली पहुँचा। और इटली में ये वुड ब्लॉक वाला सिस्टम था, प्रिंट था। ये आपको दिखाई दे रहा आपको किस प्रकार से ऊँटों के काफिले के माध्यम से या कैसे भी है यूरोप पहुँचा। और उन्होंने इस तकनीक में थोड़ा बहुत सुधार किया। और यहाँ यूरोप में बाढ़ आ गई किताबों की, प्रिंट की। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स प्रिंटेड बुक्स, जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के स्कूल के, वो भी इनको पढ़ रहे हैं। और व्यापारिक लोग हैं, इनको भी अपनी डायरी के लिए, अपने हिसाब किताब के लिए किताबें चाहिए, वो भी प्रिंट हो रही है। सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आगे, एक एक नंबर के ये क्वेश्चंस हैं, आपको उनको याद भी करें। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स, बुक फेयर, लो भाई पुस्तकों का मेला भी लगने लगा है। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ये एक्सपेंसिव एंड स्लो, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, एआई के माध्यम से जो भी है आप उसको इग्नोर करते रहें। हाथों से बनी हुई किताबें हैं, लिखी गई किताबें हैं, प्रिंटिंग के माध्यम से ये मार्केट में बिक रही है। अर्ली 15वीं सेंचुरी वुड ब्लॉक से बनी हुई किताबें हैं, कार्ड्स है, रिलीजियस किताबें हैं, टेक्सटाइल है, वो सारी की सारी प्रिंट में काम आ रही है। वहाँ देखिए गुटेनबर्ग ने भाई शुरुआत कर दी प्रिंटिंग प्रेस की भाई 1430 के लगभग जो भी है। इस प्रकार से क्विक रिप्रोडक्शन, और इनके माध्यम से किताबें और भी सस्ती हो गई थी और ज़्यादा प्रिंट इनका होने लगा था, बार बार इनका प्रिंट होने लगा था। वही आपके समक्ष आपको दिखाया जा रहा है। देखिए आप, जैन बुद्धिज्म है, ये देखो 150 मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया, चाइना को, ये देखो ये सब कुछ जो भी चाय सारे के सारे किस प्रकार से आपके सामने ये जानकारी दी जा रही है कि लोग इधर से उधर जो भी है ये इन प्रिंट को शेयर कर रहे हैं, आपस में कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यूनेस्को की मेमोरी 2001 की जो कुछ किताबें हैं इनको भी यादगार बना के रखा गया है। जिगजी कोरिया के अंदर भी जो किताबें थी, इस प्रकार से लोग यहाँ से वहाँ इनको काम में लेते थे। और एक नई प्रकार की टेक्निक इसका भी इस्तेमाल इसमें किया गया। ये सब कुछ आपके सामने दिखाया जा रहा है, इसको सबको याद करें भैया। गुटेनबर्ग ने भाई ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई, यहाँ कहाँ से कैसे बनाई भाई, अपने इनके पिताजी थे भाई, वो जूसर काटने का काम करते थे और वहाँ से भी उन्होंने कुछ सीखा। और इसके साथ साथ ये गुटेनबर्ग है, ये कोई सुनार के पास भी जाते थे, ज्वेलर्स के पास भी जाते थे, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ सीखा उसको इन्होंने खुद अपने तरीके में इस्तेमाल किया और इस प्रकार से एक नई चीज़ इनके सामने बनी। 1448 में इन्होंने जोहानन गुटेनबर्ग ने पहली बाइबल की बुक थी उसको प्रिंट किया, छापा। ये सारी ये जो कारनामे सब इनके बारे में दिया गया है। और 1448 में सबसे पहले उन्होंने जो किताब छापी उस किताब का नाम था बाइबल। और 180 कॉपी 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया था।
यदि आज का वर्तमान का हम समय देखते हैं तो ये कार्य मुश्किल से 15 से 20 मिनट का होगा, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है। 180 कॉपी इन्होंने 3 साल में पब्लिश कर दी थी। देखिए भाई किस प्रकार से टाइम चल रहा है आगे, और वो गुटनबर्ग वाली मशीन प्रिंटिंग प्रेस वो काम आ रही है। ये लोग अंदर बीच वाले हिस्से के अंदर इनका प्रिंट किया हुआ है, और बाहर ये लोग इसमें डिजाइन बना रहे हैं ताकि जिस व्यक्ति की जैसी ज़रूरत है वैसे इनका काम चलता रहे, होता रहे। महिलाएं पुरुष सब इसमें लगे हुए हैं। लेंस के माध्यम से भी करेक्शन किया जा रहा है, सब कुछ आपके सामने है। अब ज़माना आ गया 1450 से 1550 का ज़माना आ गया। कहाँ पहले सिर्फ 20 मिलियन कॉपीज़ थी, पहले सिर्फ 20 मिलियन कॉपीज़ निकाली गई थी, और 1450 से 1550 के बीच में 200 मिलियन कॉपीज़ की भरमार आ गई थी। पूरे यूरोप के अंदर इसकी भरमार आ गई थी। ये देखिए आपके समक्ष पूरा सिनारियो दिखाने का, एआई के माध्यम से पूरा सिनारियो दिखाने का प्रयास किया गया है। ज़रूर आपको पसंद आएगा हमारा कार्य। आगे देखिए आप, जोहानन गुटेनबर्ग है। ये जो दाएं हाथ की तरफ फोटो ये आपकी बुक से ली गई है, और बाएं हाथ की फोटो है ये एआई के माध्यम से आपके समक्ष पेश की गई है। यही वो शख्सियत है जिनको आज की दुनिया को इस शख्सियत का शुक्रगुजार होना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने इस बात की परंपरा को डाला था। जोहानन गुटेनबर्ग है तो भाई इन्होंने भाई किस प्रकार से कैसे 1 साइड पर आवर जो भी गुटेनबर्ग की जो प्रेस है तो ये 250 सीट्स है भाई, 1 साइड पर आवर इस प्रकार से स्पीड बढ़ गई थी। अब देखो ये आगे आपकी बुक का ये हिस्सा है, इसको कलरिंग किया गया है। आपकी बुक में ये दिया हुआ है किस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस जो होती थी उसमें काम होता था। दाएं हाथ की तरफ देखिए 2 बंदे हरे कपड़ों में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कंपोजिटर है, ये इसमें किस प्रकार से जो अक्षरों के जो मेटल्स के जो बने हुए हैं उनको ये सेट कर रहे हैं ताकि कुछ लिखा हुआ उसको प्रिंट किया जा सके। 2 नंबर पे ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उसके ऊपर इंक लगा रहे हैं। 3 नंबर पे जो बंदा खड़ा है वो जोहानन गुटेनबर्ग की जो प्रेस है उसे प्रेस करके उसको छाप रहा है। 4 नंबर पे आपको ये 2 बंदे दिखाई दे रहे हैं जो कुछ ये करेक्शन कर रहे हैं, पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ी हो, उसको वापस से इंक के माध्यम से उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। लास्ट में बाएं हाथ की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पेज पड़े हैं ये पेज बिक्री के लिए पड़े हैं। मैं रिपीट कर दूं, 1 नंबर पे कंपोजिटर है, 2 नंबर पे उस पर इंक डालने वाले हैं, 3 नंबर पे वो बंदा वो प्रेस कर रहा है, जोहानन गुटेनबर्ग वाले उससे छाप रहा है, 4 नंबर पे ये 2 बंदे इसको करेक्शन कर रहे हैं, और 5 नंबर पे जो प्रिंट ये पेज पड़े हैं ये बिक्री के लिए पड़े हैं। आप सब इनको मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। अब आगे देखिए आप, सबसे पहले गुटेनबर्ग की जो बाइबल की जो बुक थी उसका ये इधर बाएं हाथ की तरफ ये जो मेन इसका प्रिंट का पेज है, और दाएं हाथ की तरफ हमने एआई के माध्यम से उसको साफ करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रिंट सिर्फ बीच वाला हिस्सा होता था, और साइड में इसकी इस प्रकार से जो इनको खरीदते थे उनकी जो इच्छा थी उस प्रकार से इसको डिजाइन कर दिया जाता था। देखिए भैया, प्रिंटिंग प्रेस है, न्यू रीडिंग पब्लिक है, किस प्रकार से लोगों में एक जुनून छा गया था कि किस प्रकार से हमें कार्टून की बुक चाहिए, हमें इन चीज़ों के लिए बुक चाहिए। ये सारा ओरल कल्चर, जिनको किताबें पढ़नी नहीं आती थी वो भी जिनको किताबें पढ़नी आती थी उनके माध्यम से उनको सुनने का वो आनंद लिया करते थे। चारों तरफ देखिए, और लोग जहाँ पर ये जाम शराब के प्याले भी छलकाया करते थे वहाँ पर भी किताबों को पढ़ा करते थे। शराब ही उसी संबंधित भी किताबें थी, उनको भी लिखा करते थे, लोग पढ़ा भी करते थे। इस प्रकार से एक प्रकार से बाढ़ आ गई थी। ये देखिए भैया, बेलार्ड के बारे में बड़ी ही एक तरीके से इसको बताया गया है कि लोग भाई शाम के खाने का आनंद ले रहे हैं, शराब का सेवन भी कर रहे हो, साथ में एक बंदा है जिसको ये भाई पढ़ना आता लिखना आता है, वो बाकायदा उसको गा रहा है और गाकर सबका आनंद सबको दे रहा है। सीधी बात ये है, ये यूरोप का कल्चर है। हमारे भारत का कल्चर तो पता नहीं कब आएगा, क्या है पता नहीं, आ भी चुका होगा, लेकिन बेलार्ड के बारे में मैंने आपको बताया है, सब लोग आनंदित है। टेवरेंस, ये भाई मद्यशाला है, शराब की दुकान है जहाँ पर ये लोग आपस में एक दूसरे की जो जानकारी शेयर भी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं और शाम का आनंद भी ले रहे हैं, और इसको टेवरेंस बोला गया है। ये मैं आपको रिपीट कर दूं, ये आपका बेलार्ड और ये आपका टेवरेंस, ये दोनों 1-1 मार्क के हैं। इनकी वो जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, मेन बुक में,
उनको आप याद रखें, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। प्रिंटेड वर्ड, न्यू आइडियाज, ओल्ड फियर्स। अब क्या है कि धीरे धीरे जब किताबों की बाढ़ आने लगी तो भाई हम मनुष्य लोग हैं, उनका अलग, सबका अलग अलग दिमाग है। तो उन्होंने जब बाइबल को पढ़ा तो उनके दिमाग में कुछ अलग अलग जाति बिरादरियों के दिमाग में नए नए विचार है कि भाई ठीक है भाई यार, ये इनका लिखा हुआ है, इनका लिखा हुआ है, हमारा नहीं लिखा हुआ। इन्होंने अपने हिसाब से इनको लिखा है, हमारे हिसाब से इनको नहीं लिखा है। अब हम इन चीज़ों को हमारे हिसाब से लिखेंगे ताकि इन धार्मिक पुस्तकों का फायदा हमें मिले। ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर दी हुई है। आगे देखिए आप, ये है मार्टिन लूथर सीनियर है, ये 1517 की बात है। तो इन्होंने कम से कम 95 थीसिस जो सिद्धांत थे वो छापे, और छाप करके वहाँ पर जो जर्मनी के अंदर जो एक चर्च था, उस चर्च के वहाँ दीवार पे चिपका दिया कि हिम्मत है तो ये लोग, ये चर्च वाले लोग हैं, इन बातों का जवाब दे। यदि जवाब नहीं दे पाए तो हम एक ईसाई धर्म के अंदर इन्होंने एक नए प्रकार का एक पंथ समुदाय शुरू कर दिया था, जिसको प्रोटेस्टेंट बोला गया है। इन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। इनके है ये एक वर्ड है, एक नंबर का ये आंसर है ये। तो ये 1517 की बात है, मार्टिन लूथर इनका ये यहाँ पर उन्होंने ये छापा, 95 थीसिस के बारे में बताया। लोग इनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए इन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। आगे देखिए, लोग इनसे भी आगे बढ़ गए। लोगों ने जोहानन गुटनबर्ग को देवियों के हाथ में, एंजल्स, देवदूतों के हाथ में देखो फोटो बना दिए, गोल गोल घेरे में किया हुआ है। दाएं हाथ की तरफ आपका बुक का पेज है और बाएं हाथ की तरफ एआई की माध्यम से बनाया गया ये पेज है। देखिए आप, जोहानन गुटनबर्ग के बारे में ये कहा गया कि प्रिंटिंग प्रेस, देवी देवताओं ने इसको नीचे उतारा है, भेजा है। ये सब जानकारी आपके सामने दी गई है, किस प्रकार से लोगों ने इस प्रिंट को, जेवी शैली ने ये 1739 में इसको इस प्रकार की प्रिंटिंग को बनाया था, और ये यूरोप में बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के द्वारा ये हुआ, और कैथोलिक चर्च का आधिपत्य था, इसका विरोध इन्होंने किया। एक प्रकार से एक प्रोटेस्टेंट सुधारवाद किए थे इन्होंने। एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत कुछ लिखा, 95 थीसिस निकाले, और इसी प्रकार से ईसाइयों में एक नया एक रिलीजन शुरू हो गया, प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक के साथ साथ प्रोटेस्टेंट भी शुरू हो गया था। ये मार्टिन लूथर सीनियर है। मिनोसियो, ये भाई को मिलर थे कोई भाई वहाँ इटली के, और इन्होंने भाई बाइबल को पढ़ा और बाइबल को अपने हिसाब से नई प्रकार से लिखा, और बाइबल को लिख के वहाँ पर पूरी यूरोप में वहाँ पर उसका प्रिंट को भेज दिया। सब ने पढ़ा, नए नए विचार आने लगे। अब ये जो कैथोलिक चर्च वाले थे, इनको डर लगा कि यार ऐसी किताबें यदि बाहर जाने लगी तो भाई हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मंदिर में कोई आएगा नहीं, सब लोग इनको जानेंगे, सारा धन संपत्ति इनके पास जाएगी। तो इन्होंने एक प्रकार से वहाँ के जो धार्मिक जो चर्च थे, रिलीजियस चर्च थे, उन्होंने एक न्यायालय बिठाया और इन लोगों को सजा देना शुरू किया। तो जो न्यायालय बिठाया उसको बोला गया इनक्यूसिशन, INQUISITION, इनक्यूसिशन बोला गया। और ये 1558 की बात है। नीचे का जो सीन है वो आपको दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से मिलर को मिनोसियो को 2 बार चेतावनी दी गई, और जब चेतावनी से काम नहीं चला तो तीसरी बार उसको फांसी की सजा दी गई। ये सब आपके सामने यहाँ पर चित्रित किया गया है। ये देखो आपके न्यू वर्ड्स का सब ये एक नंबर के हैं, और ये आपके एग्जाम को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंक्विजिशन, ए फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स। भाई जो पहले वाले जो बातें हैं उनका किसी ने विरोध किया तो उसके खिलाफ उसको फांसी की सजा दी गई, उसके खिलाफ कोर्ट बैठा। हेरेटिकल ये बता रखा है कि पहले की जो ऐसी मान्यताएं, सोच जिनको आप नहीं मानते हैं, चर्च जिनको स्वीकार नहीं करता है, जिन विचार को, उनको हेरेटिकल बोला गया। सेडिटियस, कोई भाषण, कोई स्पीच या कोई कार्य जो कि सरकार का विरोध करे उसे सेडिटियस बोला गया। सेटाइटी, आप किसी बात से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है, एक ऐसी अवस्था जिसके द्वारा आप बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग फुल मच द पॉइंट ऑफ सर्टिफिकेशन, उसको सेटाइटी बोला गया। ठीक है, कि मैं इससे बहुत सहमत हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो एक ऐसा ज़माना था कि लोगों को फियर ऑफ द बुक, किताबों से डर लगने लगा था लोगों को। ये वो ज़माना था। ये एक एक नंबर की वर्ड क्वेश्चन आपके, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक एक नंबर के क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे। आगे देखिए आप, इरेस्मस, ये भाई लैटिन स्कॉलर था, ये कैथोलिक था।
मतलब रूढ़िवादी व्यक्ति था। तो ये खुद इन बाहर की गतिविधियों से परेशान हो गया। इसने कहा यार कुछ, तो इसने किताब लिखी एडेजेस 1508 में, जो भी है सुधारवादी था इसने। तो इसने रूढ़िवादी जो धर्म के अंदर भी कुछ सुधार करना चाहा, उसके लिए किताब लिखी कि क्या पता ये लोग मेरी बात मान जाएं। फियर ऑफ द बुक, इरेसमस के बारे में, टू व्हाट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू दे नॉट फ्लाई दीज स्वाम्स ऑफ द न्यू बुक्स। हाँ, ये करेंगे भाई एडेजेस में 1508 में किताब लिखी। इसने कहा कि भाई ये रूढ़िवादी लोग हैं, इनको थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। भाई ये लूथर है, इन्होंने ये जो बार बार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ये क्या है ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारी पुरानी सोच है, हमारी पुरानी सोच में कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है, हमें उसको लेके चलना पड़ेगा। यही सब इरेसमस ने लिखा। आगे देखिए आप, वाई सम फेयर द प्रिंट। बहुत से लोग हैं इन किताबों से, इन नई किताबों रीडिंग से क्यों डरते थे? भाई लोगों को डर ये लगता था कि इन नए प्रकार की जो किताब है यदि लोगों के सामने आ गई तो लोग, देखो ये आपकी बुक का ही है, उसको तो एआई के वहाँ दिखाया गया है कि लोग है, जनता है, भूत जैसी हो जाएगी। बस जो भी ठीक है कि लिखा हुआ क्या है क्या नहीं है उसको तो कोई समझेगा नहीं, बस हमने ये पढ़ लिया, अरे यहाँ पर इसको ये कहा गया वो कहा गया, तो एक प्रकार से ये चलते फिरते भूत प्रेत बन जाएंगे। एक प्रकार से ये आपकी बुक से, मैकबरी डांस जो आपकी बुक में लिखा हुआ उससे ये लिया गया है। द एज ऑफ रीडिंग, अब भाई वो जमाना आ गया जहाँ पर भाई ठीक है अधिकतर लोग पढ़े लिखे हो गए। पहले का समय था भाई, हमारे भारत के अंदर भी एक वर्ग विशेष ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन यूरोप में पढ़े लिखे लोगों की बाढ़ आ गई। जोहानन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लगातार प्रिंटिंग किताबें छापी जा रही है, घरों में किताबों को पढ़ा जा रहा है। लाइब्रेरी के अंदर महिलाओं की तो लाइन पे लाइन लगी हुई है, बच्चों को, बूढ़ों को, और यहाँ पर वर्कशॉप में किताबें 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 प्रिंट की जा रही है। लिटरेसी पूरी यूरोप में फैल गई, चर्च में, स्कूल में, प्रेस, चारों तरफ एक नई प्रकार की दुनिया का आगमन हुआ। 60 से 80% लोग किताबें पढ़ रहे थे। ये वो जमाना आ गया था। न्यू पॉपुलर प्रिंट है। अब जनमानस में नई प्रकार की किताबें आने लगी, नए विचार के साथ। इससे महिलाएं भी खुश थी, पुरुष भी खुश थे, बेचने वाले भी खुश, खरीदने वाले भी खुश, और घर वाले भी खुश, और अखबार वाले भी खुश। आगे देखिए आप, रीडिंग रेवोल्यूशन एक प्रकार से आ चुका था। यहाँ देखिए भाई, आइजैक न्यूटन है, थॉमस पैनी है, वोल्टेयर है, VOLTAIRE, जेन जैकस रूसो है। ये वो लेखक है, राइटर है, जिनकी किताबों ने भूचाल ला दिया पूरी यूरोप में। और इन्हीं की वजह से इन्होंने रीजन, तर्क, साइंस, फिलोसॉफी सब चीज़ें लोगों तक पहुंचाई। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनकी ही किताबों की देन था। 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो इनकी ही किताबों की देन था। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। डिनोमिनेशन देखिए आप किस प्रकार से अब धर्म के अंदर भी सब एक उप समुदाय पैदा हो गए थे कि हम आपकी पूरी बात नहीं मानते, हम सिर्फ ये बातें मानते हैं। लोग आपस में तर्क वितर्क करने लगे थे। एल्मेनिक, एक सेवेरा पंचांग, जैसे हमारा कैलेंडर आता है, ऐसे लोग ही कुछ सेवेरा पंचांग बनाने लगे थे, जो कि समुद्री जहाज़ों में यात्रा में भी काम आता था। और चीज़ों में चाप बुक, छोटी छोटी 5 रुपये की, 10 रुपये की किताबें हैं, जो कि हमारे यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भारत में बिकती हैं। ऐसे यूरोप में इन किताबों की बाढ़ आ गई थी, लोग खरीदने लगे थे। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब देखो भाई, ये लंदन पब्लिशर डायरी है। लोग देखो लंदन में भी इस डायरी में अपने विचार लिख रहे हैं। विंटर में कि सर्दियों की कहानियाँ भी लोग पढ़ रहे हैं, एडवेंचर की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, पति पत्नी एक साथ कैसे इन कहानियों के आनंद ले रहे हैं। मार्केट के अंदर भी हर दिन जो कुछ गतिविधि होती है उसका भी लेखा जोखा लिखा जा रहा है। महिलाएं जो सब्जी बेच रही है या जो भी है, इस प्रकार से किताबें हैं उनको खरीद रही है। सब्जी बेचते बेचते सारे, मतलब सब के सब भाई किताबों में खो गए, एक नई दुनिया आ गई। और यहाँ देखिए आप, मिड 18th सेंचुरी की बात है ये कन्विक्शन दैट बुक्स वर ए मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेशन इनलाइटमेंट। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि किताबों के माध्यम से नई दुनिया हमारी धरती पे उतर रही है, सोसाइटी लिबरल हो रही है। और जो निराशा है, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर का चित्र आपको दिया गया है। एक नॉवलिस्ट थे, 18वीं शताब्दी की बात है, फ्रांस से थे। इन्होंने डिक्लेयर किया द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस
एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डिस्पोटिज्म। अभी मैं इसका थोड़ा हिंदी में रूपांतरण कर दूं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये सबसे पावरफुल इंजन हमारे सामने आया है। जो जनमत है, जनमत में जो निराशा है उस निराशा को बहाकर ले जाएगी। कौन? प्रिंटिंग प्रेस। ये लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा था, और इसलिए इन्होंने लास्ट में ये देखो मर्सियर प्रोक्लेम कर रहा है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अरे दुनिया में भय है इसलिए पूरी दुनिया भयभीत रहती है, लेकिन जैसे ही कोई राइटर बन गया उसी दिन से वो भय इस दुनिया से दूर हो गया। आपको हाथ में कलम लेने की जरूरत है, और एक बार आपने लिखना शुरू कर दिया और दुनिया से भय गायब हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटेड वर्ड, द पावर ऑफ रीडिंग। अब धीरे धीरे लोग अंधेरे के अंदर भी आनंद ले रहे हैं कि लोगों को अब अंधेरे का डर नहीं लगने लगा है। अब तो भाई ठीक है, उजाले की किरण के बारे में लोग सोचने लगे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी इन सब का रोल है, वोल्टेयर का है, जीन जैकस रूसो है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस प्रकार से ये प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट सबके सामने आया है। दुख दर्द सब भूल गए और सब आपस में पढ़ी लिखी बातों का आपस में चिंतन करने लगे थे। यही वोल्टेयर और जीन जैकस रूसो के बारे में कहा गया है। सब रीजन के साथ इनको देखने लगे थे। देखिए भैया, वोल्टेयर है, जीन जैकस रूसो है। देयर कैन बी नो डाउट दैट। अब किताबों के माध्यम से अब कहीं किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह गई थी। लोग तर्क वितर्क करने लगे थे, तर्क करने लगे थे, कुतर्क नहीं होता, और लोग ने भावनाओं को समझने लगे थे। यहाँ देखिए, अब लोग इस प्रकार की भी कल्पना करने लगे थे कि पहले सिर्फ एक वर्ग विशेष ही इन समय काल का आनंद ले रहा था। ऊपर देखिए आप फोटो में, यह आपकी बुक से लिया गया है, कैसे राजा महाराजा लोग हैं, शराबकार सबका आनंद ले रहे हैं, और ये महिलाओं के साथ डांस कर रहे हैं, और लोग ऐसे समय का एक प्रकार से अनुमान लगाने लगे, कल्पना करने लगे कि एक दिन आएगा और ये भी वो हमारे भारत में कहते हैं ना भाई कि भाई हंस चुकेगा दाना कौवा मोती खाएगा। वही बात है। ये देखो नीचे देखिए आप, ये राजा महाराजा लोग हैं, ये सामान को ढो रहे हैं और महिलाएं खेती बाड़ी का काम कर रही है। ऐसा समय आएगा। ये वहां पर भी चित्रण, हमारे भारत में भी चित्रण है। ये आपकी बुक से लिया गया है। लाइब्रेरीज का उद्घाटन हो गया था और स्कूलों में कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया था। लाइब्रेरी है, महिलाएं लिखने लगी थी। ग्रीम ब्रदर्स की जो ये काल्पनिक कथाएं हैं, परियों की कथाएं हैं, वो मार्केट में आने लगी थी। वर्किंग क्लास भी ऑथर बन गए थे और लाइब्रेरी में लोगों की लाइन लग गई थी। ये सब कुछ आपके सामने बताया गया है किस प्रकार से बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष सब पढ़ने लगे थे। ये देखिए आप 4 महिलाओं के बारे में, ये 3 महिलाओं के बारे में जिक्र है कि किस प्रकार से पूरे यूरोप में इन महिलाओं की जो लेखनी है वो प्रसिद्ध हो गई थी। जैन ऑस्टन, द ब्रोंटे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, इन तीनों के बारे में विस्तार से बताया गया और इनके चित्रण भी भाई हमने AI के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। इन्होंने बार बार भाई ये महिलाओं ने एक अलग प्रकार के शो से लिखना शुरू किया। पूरे यूरोप के अंदर इनकी भाषाएं शैली छा गई थी। आगे देखिए आप, ये थॉमस वुड है, योगशोर के मैकेनिक है, और ये भी जो अखबार के पेज है उनको पढ़ा करते थे। और शाम के समय में जब भाई इनको जब सर्दी लगती थी अखबार को जलाया भी करते थे। ठीक है साहब, भाई तप लेते हैं, भाई काम कर लेते हैं, भाई ऐसा ज़माना आ गया था। थॉमस वुड के बारे में है, ये योगशायर की बात है। यहाँ देखिए भाई प्रिंटिंग प्रेस है, भाई किस प्रकार से भाई आपकी बुक में होई के बारे में आपकी बुक में दे रखा है। इन्होंने एक सिलेंड्रिकल प्रेस एक बनाई थी और किस प्रकार से भाई ये 1 घंटे में ये किस प्रकार से लगभग आपके बुक में पूरी जानकारी दे रखी है। ये बहुत ज़्यादा भाई 1000 से भी ज़्यादा वो प्रिंटिंग छाप देती थी 1 घंटे के अंदर। ये नई प्रकार से सिलेंड्रिकल प्रेस ड्राइव इन्होंने 1850 के दशक में होई ने बनाया था। और उसके बाद में ये ऑफसेट, ये लिथोग्राफी ये प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई थी जिसमें 6 कलर से 6 कलर से इसमें प्रिंटिंग होती थी। मतलब कलर्ड प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई थी। जानकारी दे दी गई आपको। देखो ग्रेट डिप्रेशन के अंदर जैसे ही भाई आर्थिक महामंदी आई 1928 में इंडिया में आई, 1929 में दुनिया में आई और 1930 के अंदर किताबों में आ गई। तो किताबों में यदि आर्थिक महामंदी आई तो उसका फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि छोटी छोटी किताबें कम पैसे में मार्केट में आने लगी और लोग इनको
पढ़ने लगे थे। अब आगे देखिए आप, ये भाई रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया गया लंदन का। कैसे रेलवे स्टेशन के देखो ये गाड़ियां चल रही है और वहाँ पर दीवार देखो पूरी पेंटिंग की गई है भाई। आपसे भाई किताबें छोटी छोटी चाप बुक ले लो, ये ले लो, वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाया गया आपके समक्ष। देखिए आप कितना अच्छा लगेगा आपको। शाबाश, शानदार जानदार भाई यार, कार्य अच्छा किया गया। ये भाई मैन्युस्क्रिप्ट है, ऊपर ऊपर ब्लैक में लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट आपको शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। ये भाई हमारे भारत के अंदर देखो पांडुलिपि इनको बोलते हैं और इनको किस प्रकार से इंक दबा से लिखा गया है इनको। अब देखो भाई हमारे भारत में भाई प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हो गया है। ये जो पोर्तुगीज लोग थे हमारे इंडिया में, गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस मशीन आके उतरी थी और 1556 की ये बात है। तो ये 1 मार्क का ये आंसर है। ये गोवा में सबसे पहले आई थी पोर्तुगीज लोगों के द्वारा और 1556 में। अब इंग्लिश प्रेस है भाई, हमारे यहाँ पर भी अखबार छपने लगे थे भाई। तो जेम्स हिकी पहले संपादक थे, बंगाल गजट इन्होंने भाई सबसे पहले अखबार छापा कलकत्ता में 1780 की बात है। और भारतीय को भी इनके बारे में इनको अवगत करवाया। देखिए भाई जेम्स हिकी साहब है ये। और भाई ये गंगाधर भट्टाचार्य साहब है, ये बंगाल गजट भाई इन्हीं की देन है। राम मोहन राय के मित्र थे और कलकत्ता में 1780 में भाई ये इन्हीं की देन है। जेम्स हिकी को इन्होंने हायर किया था। लो साहब पैसे उनके पास थे और ये देखो साहब ये भी कर लिया, सारा काम होने लगे। तो भारतीय और अंग्रेज लोग मिलकर अखबार छापने लगे थे। अब लोग ये जो किताबों में जो छपता था, अखबार में छपता था, लोग उनसे भाई तर्क वितर्क करते थे भाई कौन सी बात धर्म के अनुसार सही है, कौन सी बात भाई तुम्हारी सही है। ईसाई अपनी बात को सही मानते थे, भारतीय लोग अपनी बात को सही मानते थे। तो ये 1821-22 की बात। अभी राम मोहन राय, गंगाधर भट्टाचार्य, बॉम्बे समाचार, ये सारी चीज़ें आप ये किताबें इनको भाई इस्तेमाल करने लगे थे। अब भाई डिबेट चल रही भाई, राम मोहन राय ने भाई किताबें लिखी समाज कौमुदी और ये सब ये और भी उस वक्त भी हिंदू ऑर्थोडॉक्स किताब समाचार तंत्रिका भी आई थी। फिर ये पर्शियन अखबार भी आ गए थे, जामे जहां नामा, समय शमसूल अखबार, ये किताबें ये अखबार भी पर्शियन अखबार भी आ गए थे। मतलब आप ये मान सकते हो कि भारतीयों में अखबार छापने की ओर लग गई थी और लोगों को में पढ़ने की ओर लगी थी कि कौन सी बात कितनी सही है, कौन सी बात कितनी गलत है। लोग उस पर तर्क वितर्क करने लगे थे। और सबके माथे देखो भाई चिंता भी साफ साफ दिखाई दे रही भाई, चिंतन के साथ साथ देख लो भाई आप। अब भाई भारत में भाई बात आई थी मुसलमानों की। तो 1867 में भाई देवबंद समुदाय भाई इनको भी बड़ा डर लगा भाई। हमारे यहाँ उलेमा है, मौलवी साहब, इनको भी बहुत डर लगा भाई कि क्या करें भाई, कहीं ये अंग्रेज़ों की नई सोच नई टेक्निक हमारे जो मुस्लिम बिरादरी के अंदर कहीं कुछ बदमाशी न गड़बड़ ना कर दे। तो भाई इन्होंने कुरान शरीफ और हदीस के जो किताबें लिखी हुई थी उनकी एक एक आयतें वो उनको छाप के अपने सभी बिरादरी के लोगों के बीच में छपवाया, उनको उनमें छाप के उनके बीच में भिजवाया। तो भाई जिन कोटेशन को भिजवाया उनको फतवा बोला गया कि हमारे इस्लाम धर्म में जो लिखा गया है वो सही बात है, इस फतवे के तौर पर ये है। आज भी ये देवबंद समुदाय है विस्तारित रूप में आज भी यूपी में फैला हुआ है। अब देखो भाई फतवा जारी किया गया भाई कि भी हमारे जो शरीयत कानून है उसके अनुसार इस बात को इस प्रकार से कहा गया है। मौलवियों ने इस बात को प्रसारित किया गया मौलवियों के द्वारा। लो भाई रामचरितमानस है भाई पहली बार कलकत्ता में 1810 में इसको नवल किशोर प्रेस के माध्यम से इसको छापा गया और ये कलकत्ता में छापा गया हिसाब से AI के माध्यम से हो सकता है कुछ गड़बड़ लिखा गया हो नीचे। रामचरितमानस को पहली बार प्रिंट के तौर पे छापा गया 1810 में कलकत्ता में। नवल किशोर प्रेस है वो भी भाई कलकत्ता में बनी और भाई श्री वेंकटेश्वर प्रेस है मुंबई के अंदर भी। ये दो प्रेस नवल किशोर प्रेस कलकत्ता में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई में, इन्होंने किताबों की बाढ़ ला दी भाई, सीधी बात है, महिलाएं पुरुष सब पढ़ने लगे थे। अब देखो भाई पेंटिंग्स भाई राजा रवि वर्मा, ये भाई हमारे भारत के भाई बहुत बड़े पेंटर हुए हैं। देवी देवताओं की और भाई भगवानों की जितनी भी फोटोएं प्रिंट बनी है शुरुआती श्रेय देन इनको राजा रवि वर्मा को ही दिया जाता है। तो भाई बोलिए जय राजा रवि वर्मा की जय हो, सीधी बात है भाई, शुरुआत इनके द्वारा की गई हुई है। देखो भाई इन्होंने राजा ऋतुराज की भाई फोटो बनाई भाई, ये आपकी दाएं हाथ की तरफ फोटो आपकी बुक की है और इधर ये AI के माध्यम से है। राजा रवि वर्मा ने ये मदालसार ये ऋतुराज ध्वज इनकी भाई बनाए हिसाब से ये आपके सामने है। इनकी प्रेम कहानी का जो भी है विस्तार वो किया गया।
महिलाएं भाई किताबें पढ़ने लगी थी, इनको महिलाओं को भाई पढ़ाया जाने लगा, भाई तुम इस प्रकार से किताबों को पढ़ो लिखो, ये जो कुछ भी है। तो महिलाओं का बहुत अच्छा योगदान रहा उनको जागरूक बनाने में प्रिंट का। ये नॉर्थ इंडिया की बात है भैया, आपकी बुक में दे रखा है। साहब की एक लड़की थी, एक बहुत अमीर परिवार से थी, वो भाई अरेबिक नहीं पढ़ना चाहती थी, उर्दू पढ़ना चाहती थी। उसके बारे में ये उल्लेख किया गया, उसके पिताजी ने उसकी हेल्प की। ये राज सुंदरी देवी है, उच्च परिवार की, बंगाल के परिवार वहाँ की है। उसका बच्चा पढ़ता था, वो रसोई में अपना होमवर्क करता था, और वह उसको उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी उससे बच्चे, वो अपनी मम्मी को हर चीज़ बताता था। उसकी मम्मी के दिमाग में आया कि मम्मी से पढ़ लूँ, उसने उससे पढ़ाई की गुपचुप, किसी को पता ही नहीं चला। फिर उसने अपने जीवन के बारे में बड़े ही सीक्रेट तौर पे किताब लिखी, उसका नाम लिखा अमर जीवन, और 1876 में इस किताब को छापा गया। किस प्रकार से रसोई के अंदर एक अपने बच्चे के माध्यम से एक महिला मम्मी पढ़ी, और ये राज सुंदरी देवी है, और इसने अमर जीवन किताब लिखी 1876। राज सुंदरी देवी की जय हो। महिलाओं के लिए बहुत उत्थान की बात है। अब बात आते हैं भाई, ये इधर बंगाल में कैलाश भासिनी देवी है, इसने भाई इन प्रिंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। ताराबाई शिंदे है 1800, कैलाश भासिनी देवी 1860 के दशक में, ताराबाई शिंदे 1880 के दशक में महाराष्ट्र, और पंडिता रामाबाई है, ये भी 1880 दशक महाराष्ट्र। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के बारे में लिखा। इन्होंने ये भी उजागर किया कि उच्च जाति बिरादरी के अंदर जो महिलाएं हैं वो घर में कैद बन के रह गई हैं, इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको आगे आने की जरूरत है, इन सब के बारे में लिखा। और ये 1 मार्क की क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो मैंने ऊपर हेडिंग के तौर पर लिख दिया है। ये भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। बेगम रुकैया साखावत हुसैन है, SAHAKAWAT, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। 1926 में 1926 में बेगम रुकैया साखावत हुसैन है, इन्होंने भाई बड़ा ही विरोध किया कि जो महिलाएं हैं उनका घरों में किस प्रकार से क्या हालत हो रही है। इन्होंने बंगाल में विमेंस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में एक भाषण भी दिया था। तो भाई इसके बारे में 1 मार्क क्वेश्चन में आपका जानकारी, आप ध्यान रखिए इसका। ये भाई एक किसी ने चित्रण किया था, ये इंडियन चारीवारी, इसमें ये नीचे गणेश जी बनाए हुए हैं, देवी देवता जो भी है ऊपर। ये वास्तव में आपकी बुक से फोटो लिया गया, मैंने कलर कर दिया इसको। ये भैया अंग्रेज अधिकारी हैं, और ये एक प्रकार से भारतीय राजा महाराजा पंच सरपंच जागीरदार इन सबको अपनी अंगुलियों पे नचा रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब देखो भाई, ये भाई स्त्री धर्म विचार रामचड्ढा ने लिखा। भाई ये सरदारों के बीच में भी जागृति आ गई कि महिलाओं को इस प्रकार से घर के अंदर रहना चाहिए, उनको ये काम करना चाहिए। इसके साथ साथ खालसा ट्रैक्ट जो सोसाइटी है सरदारों की, उन्होंने भाई कहा भाई महिलाओं को शिक्षित बनाओ। जब महिलाओं को शिक्षित बनाएंगे तो इनको बोलने की भी भाई किस प्रकार से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, वो सब कुछ जानकारी आ जाएगी। तो ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन के आंसर है, मैंने आपको AI के माध्यम से बता दिए। घोर कलयुग आ गया है, देख लो आप। ये मेरा फेवरेट ये पेंटिंग मैंने आपके सामने, ये उधर दाएं हाथ की तरफ आपके ये बुक के लिया गया, और बाएं हाथ की तरफ ये AI के माध्यम किया गया है कि भाई जो पत्नी है वर्तमान समय, भाई मेरे बच्चों साथियों यही चल रहा है, पत्नी पति के सिर पर तोता बन के बैठी है। तोता इसके हाथ में है नहीं, पति को तोता बना रखा है कि तू ऐसे बोल। और इस पति को इतना मजबूर कर दिया है इस पत्नी ने कि ये अपनी माँ के भी गले में इसने चेन डाल दी है कि मैं तुझे ऐसे कह रही हूँ और तू तेरी माँ को ऐसे नचा, इस प्रकार से ऐसे घुमा। जो भी है घोर कलयुग के बारे में ये चित्रण किया गया है कि पति पत्नी का तोते की तरह बातों को मानेगा, और पत्नी पति के सिर पे चढ़ जाएगी, और पति बोलेगा लेकिन शब्द किसके होंगे, वो विचार किसके होंगे, पत्नी के होंगे, और घर में ये राड़ करवाएगी, कलह करवाएगी। ये घोर कलयुग का चित्रण आज से 200-250 वर्ष पहले ही किया गया था। सूर्य चंद्रमा ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुनेगा, पत्नी सब कुछ हो जाएगी, और माँ को वो नचवाएगी, अपनी सासू माँ को नचवाएगी। ये सब यहाँ पर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आनंद आ गया। ये द बटाला है, ये सेंट्रल कलकत्ता में भाई ये मार्केट है। मार्केट में किताबों की बाढ़ आ गई। आप देखिए किताबों को बेचने वाले, खरीदने वाले, पढ़ने वाले, महिलाएं पुरुष, कचरा वतरा सब पड़ा है, सब दिखाई दे रहा है आपको। ये मार्केट है भाई ये। अब ये देखो साउथ इंडिया के अंदर भाई लाइब्रेरी खुलने लगी है, लोग भी ठेलों पर किताब बेचने लगे, खरीदने लगे, स्टॉल लगने लगी है किताबों की। सारा ये कॉलोनी पीरियड का, ये 1910 के लगभग की बात जानकारी दी गई है।
काशी बाबा मील भरकर भाई इसने किताब लिखी छोटे और बड़े का सवाल 1938 में। और एक किसी मजदूर ने छद्म नाम से, सुदर्शन चक्र के नाम से सच्ची कविताएं किताब लिखी 1935 और 1955 के बीच में। ये वर्कर्स लोग भी इंटरवल के समय में किताब पढ़ने लगे थे और फैक्ट्रियों से भी भाई इन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा। सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने खुद के विचारों के बारे में भी खूब लिखा। ये सब आपके सामने दिया हुआ है। अब वही भारत में प्रेस फ्रीडम की आज़ादी पर भी कंट्रोल होने लगा था। 1820 के दशक में जो सुप्रीम कोर्ट था उस कलकत्ता में, वहाँ पर ये विचार लोग करने लगे थे कि भाई हमें इन्हें प्रिंटिंग प्रेस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन वो मामला रफा दफा हो गया था कि भाई रोक लगाए तो कौन लगाए। 1835 के अंदर भी भाई बहुत कुछ ऐसा लिखा जाने लगा था जिसकी वजह से सरकार को, अंग्रेज़ों की सरकार को डर लगने लगा कि अब तो प्रिंटिंग प्रेस पर रोक लगाई जानी चाहिए। 1835 के अंदर भी लिबरलाइजेशन लोग बहुत परेशान थे। जनरल विलियम बेंटिंग भी परेशान था, थॉमस मैकाले भी परेशान थे। फिर भाई 1878 आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया और ये आयरिश जो कानून बना था उस पर आधारित था। और 1878 में जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी हुआ, उसके बाद में भारत की जितने भी जो ये प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें थी, अखबार छपते थे, सब पर एक प्रकार से पाबंदी लगा दी गई थी कि आप लोग हमारे अनुसार कुछ चीज़ों को छापोगे। और भाई ये जानकारी दे रखी है भाई कि 1907 में बाल गंगाधर तिलक का जो अखबार छपता था केसरी, जिसमें बहुत सारे खुले विचार थे, उसकी वजह से उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया था 1907 में। तो क्या करें भाई, बाल गंगाधर तिलक को भूमिगत होना पड़ा था। एक जानकारी मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, 1908 में इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो बच्चों यहाँ पर देख लो, 1907 में इनको भूमिगत किया गया था। और आप ये मेरी आवाज़ को सुन लें, 1908 में इनको जेल में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। अब भाई ये आपकी जानकारी दे दिया कि स्टेट्समैन भाई ये अखबार निकलता था 1877 में और इसके एडिटर थे सैंडर्स, इनके एडिटर थे। ये जानकारी मैंने 1 मार्क की आपको दे दी है। स्टेट्समैन अखबार है, 1877 में ये इसका स्थापना हुई और सैंडर्स इसके एडिटर थे। अब देखो भाई, धीरे धीरे हमारे भारत के अंदर इस आज़ादी का, प्रेस की आज़ादी का विरोध होने लगा। तो जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है, ये ऐसे कुछ कानून पारित किए गए। और आप अखबार में भाई ये लड़ाई से संबंधित न्यूज़ है, गलत नहीं छापोगे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के समय में भी भाई पहले आप हमें रिपोर्ट करोगे तो बाद में आप छापोगे। प्रिंटिंग प्रेस पर उनको भाई पाबंद किया गया, उनके कार्य को रोक दिया गया। कम से कम 90 अखबार वाले थे जिनको कुचल दिया गया, जिन पे तालाबंदी लगा दी गई। ये सारी जानकारी आपके यहाँ पर दी गई है। लास्ट में भाई हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी का एक आलेख है 1922 का, क्या हुआ, लिबर्टी ऑफ स्पीच के बारे में इन्होंने लिखा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी की ये आज़ादी है कि किसी की क्या भावना है, किसी क्या सोच है। तो भाई भारत की सरकार को उनकी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। यदि आपने इन भावनाओं को दबाया तो भाई हम जिस प्रकार से खिलाफत मूवमेंट चला ऐसे हम विरोध करेंगे। तो महात्मा गांधी ने अपने ये विचार लिखे थे कि हमें हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने का हमें अधिकार है और हम ये हमारा अधिकार लेके रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।